आज आप मुस्लिम्स के बीच में ये वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि वो आर्थिक तौर के ऊपर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते हैं। 80 लाख के करीब गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारे देश के लोग काम करते हैं, रेवेन्यू कमा के भेजते हैं। ट्रोलिंग करने वाले जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, इनके वहाँ भी कुछ दोस्त काम करने वाले वहाँ भी ट्रोलिंग में इनके साथ शामिल हुए, वहाँ से बैठे ट्रोलिंग कर रहे थे इस हिंदू मुस्लिम जहर को फैलाने के लिए। और आपको मालूम है कि वहाँ के स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया है कि हमारे ही देश में आके काम करोगे, यहाँ रोजी रोटी करोगे और इस सरजमीन के ऊपर से अपने ही देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यहाँ बैठ करके जहरीले ट्रोलिंग करोगे, ट्वीट्स करोगे। हम आपको यहाँ फिर काम नहीं करने देंगे। वहाँ से बहुत लोग काम छोड़ के उसको भागना पड़ा। ईरान से बहुत से लोग वापस आए, सीरिया की क्राइसिस के चलते बहुत से लोग वापस आए, नहीं तो इससे भी ज्यादा लोग उस साइड में काम करते हैं। और प्रधानमंत्री वहाँ के सुल्तान से भी मिलके आए थे। वहाँ की प्रिंसेस ने क्या कहा है कि इस जहरीली भाषा को बंद कीजिए हमारे मुल्क में बैठ करके। वहाँ की प्रिंसेस को कहना पड़ा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कहना पड़ा। और इन 80 लाख में बहुमत हिंदू है, मुस्लिम कम है। तो आप क्या कर रहे हैं? हम डेमोक्रेसी हैं, अभी डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर हुक्मरानों को लगता है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप लागू करी है तो वो उनकी सोच होगी। संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद कीजिए। मीडिया का जो एक हिस्सा है जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नीतियों को छुपाने में लगा रहता है और उनकी हर गलती को छुपाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढता रहता है, इसलिए सत्ताधारियों की उन गलत नीतियों को छुपाने का जो रास्ता निकाला जाता है उसमें डुगडुगी बजाने लगता है। इस तरीके की ट्रोलिंग करने वाले, नफरत फैलाने वालों के ऊपर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अंकुश लगाइए और इसलिए चुनावी मोड से बाहर निकलिए, अपनी पार्टी को इस मोड से बाहर निकालिए कि अगर ऐसे मुश्किलों के दौर में भी इस तरीके की नफरतें फैलाते हैं तो मुझे आपके इंसान होने पे शक है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बहुत सी बातें कही थी 14 तारीख को प्रधानमंत्री ने, और उसके अलावा ये भी कहा था कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए। देखिए, अमीर परिवारों में और संभ्रांत परिवारों में, उच्च मध्यम वर्ग में, कुछ हद तक मध्यम वर्ग के अंदर सबको मालूम है अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि गरीब परिवारों को नहीं मालूम है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है। लेकिन मैं सरकार से पूछती हूँ, हमारे देश में लगभग 20 करोड़ बुजुर्ग हैं 60+ के। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। और उनमें से केवल 1/3 हैं जिनको इस देश के अंदर उन बुजुर्गों को पेंशन में कवर किया गया है। कितना देते हैं आप? 200 रुपए महीना देते हैं आप उनको। और 2007 से पिछले 13 साल से इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, वहीं का वहीं 200 रुपए पे अटका हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? जवाब देंगे हमको। और आपने तो इस 20 करोड़ में से 10 करोड़ के करीब जिन्होंने अपने पैसों से बचत योजना में दखल दे करके अपनी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ था, आपने तो उनका भी जो इंटरेस्ट मिलता था उसको कम कर दिया। इसी कोविड-19 के दौर के अंदर कम कर दिया आपने। और उन परिवारों की जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो एफडीज बचा के रखते हैं, उनकी एफडीज के ऊपर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना बंद कीजिए, जमीन पे उतरिए और जमीन पे देखिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। नारेबाजियां नहीं हमारे देश को मदद पहुंचाने वाली। आप नारों को देते रहते हैं, आपका शौक है, उसको पूरा करते रहिए, लेकिन नारों से लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। अगला जो मैं इशू उठाती रही हूं, मैं फिर उठा रही हूं आज, और वो ये है हमारे फ्रंट रैंक फाइटर्स। केवल मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रही हूं, उसमें हमारे एसेंशियल सर्विसेज को देने वाले कर्मचारी भी हैं, मजदूर भी हैं, जो सेक्टर्स खुले हुए हैं। उसमें पुलिस कर्मी भी हैं जो ड्यूटीज पे तैनात हैं। मैं सबकी बात कर रही हूं, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूं कि हमारे ये जो फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं और विशेष करके हेल्थ सेक्टर के अंदर जो हैं, उनके इक्विपमेंट्स का क्या हो रहा है। अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश है। आपकी पहली कंसाइनमेंट मुश्किल से 3 दिन पहले आई है। आपके वेंटिलेटर्स की स्थिति आज भी बहुत कमजोर है।
इसलिए फ्रंट रैंक फाइटर्स को जो चाहिए था उसकी कमी पूरी नहीं हुई। 15,000 करोड़ के हेल्थ पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। हम इतना बड़ा मुल्क है, हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको अगर हमें दुरुस्त करना है, उसकी जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, तो मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रही हूं, 1.5 से 2 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आप पीएम केयर्स में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसकी जवाबदेही पार्लियामेंट को नहीं दी जाएगी। वो कितना आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, देश जानना चाहेगा। और देश यह भी जानना चाहेगा कि हमारे इन कर्मियों के लिए जो फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं या हॉस्पिटल सिस्टम के बाहर के फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं, उनके लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन आप उनका इंतजाम करने की बजाय जिन नर्सिस ने ये मुद्दा पूरे देश के सामने लाया, उनको विक्टिमाइज किया गया कुछ राज्यों के अंदर। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने सवाल खड़ा किया अपनी सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए भी, नर्सिस के लिए भी, सफाई कर्मचारियों के लिए भी। तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उनको पूरे देश के सामने आना पड़ा ये कहने के लिए कि प्यूनिटिव एक्शन शुरू हो गया उनके ऊपर। इस देश के अंदर कोई ये आवाज नहीं उठा सकता बताने के लिए कि हमारी क्या जरूरत है। कोई कह नहीं सकता कि सरकार की यहां पर कमी है। हम डेमोक्रेसी हैं, अभी डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर हुक्मरानों को लगता है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप लागू करी है तो वह उनकी सोच होगी, लेकिन हम संविधान के द्वारा अभी भी उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उस संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद कीजिए। इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लोगों के सामने आइए, उनकी दिक्कतों को सुनिए और इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को सुनिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को सुनिए, राजनीतिक पार्टियों को सुनिए, ट्रेड यूनियन और किसान ऑर्गेनाइजेशंस को सुनिए, महिला आंदोलनों, विद्यार्थियों, नौजवानों को सुनिए। आप नहीं सुनना चाह रहे, और ये इस विपदा से लड़ने का तरीका नहीं है। इसलिए इस विपदा से लड़ना है तो टेस्टिंग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल सिस्टम को इंप्रूव कीजिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स दीजिए और प्यूनिटिव होने का, सजाएं देने का इस मौके के ऊपर अंकुश लगाइए। इस बात पे, इस पे रोकिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जेलों के अंदर जगह नहीं है, लोगों को निकाला जाना चाहिए, दूसरी तरफ इस वातावरण का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है कुछ लोगों को जेलों के अंदर ठूंसने का। यह मानवाधिकार के हनन का प्रश्न है। इस टाइम पे जब आप पेंडेमिक का मुकाबला कर रहे हैं, जिसका मुकाबला मिलकर के पूरी सोसाइटी ने, हिंदुस्तान में ही नहीं करना, पूरी दुनिया ने करना है, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं है। हमारे श्रमिकों पे हमले शुरू हो गए, कोई रेहड़ी पटरी वाले के ऊपर हमला करेगा। बगल में आप लगा सकते हैं रेहड़ी पटरी, आधार कार्ड दिखाइए, आप हिंदू हैं, आप लगा के रखिए। आप आधार कार्ड दिखाइए, अच्छा आप मुस्लिम हैं, आप नहीं लगा सकते। शर्म की बात तो यह है कि कुछ वीडियो देखे गए कि पुलिसकर्मी भी ऐसा करते पाए गए कहीं कहीं। मैं सारी पुलिस को दोष नहीं दे रही हूं, लेकिन ये कम्युनलाइजेशन की प्रोसेस कहां तक पहुंचाई जा रही है कि आप दुकान नहीं लगाने देंगे, आप रेहड़ी पटरी नहीं लगाने देंगे। ये भेदभाव हमारे वर्कर्स के बीच में खड़ा करके आज आप मुस्लिम्स के बीच में ये वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि वो आर्थिक तौर के ऊपर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते हैं, कमाई भी नहीं कर सकते हैं, मेहनत करके अपने घर के लोगों को खाना भी नहीं खिला सकते हैं। इसीलिए मैं उस बात को आज दोहराना जरूरी समझ रही हूं, क्योंकि अब श्रमिकों के ऊपर भी हमले शुरू हो गए। वो इस रूप से तो हो ही रहे हैं। इस वातावरण को इतना गंदला करने का पूरा मीडिया का जो एक हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नीतियों को छुपाने में लगा रहता है और उनकी हर गलती को छुपाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढता रहता है। इसलिए सत्ताधारियों की उन गलत नीतियों को छुपाने का जो रास्ता निकाला जाता है, उसमें डुगडुगी बजाने लगता है। उस मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी तबलीगी के इस मामले को इस्तेमाल करने की। बांद्रा के अंदर मजदूर इकट्ठा होते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन की बगल में एक मस्जिद नजर आती है,
तो आप ये चलाना शुरू कर देते हैं कि लोग मस्जिद से निकल के आए। और उसी दिन 14 तारीख को सूरत में मजदूर निकल के आते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, और वो देखा जा रहा है कि उनके पीछे एक मंदिर है, वो भी रेलवे स्टेशन के पास के मंदिर के नजदीक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। तो आपका मीडिया ये नहीं चलाता कि मंदिर से चले आ गए, ये सड़क के ऊपर डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को तोड़ने के लिए आ गए। ये कवरेज का तरीका है जो हमारे देश के अंदर चलाया जा रहा है। इसलिए हम फिर से दोहराना चाहते हैं इस बात को कि इस तरीके की ट्रोलिंग करने वाले, नफरत फैलाने वालों के ऊपर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अंकुश लगाइए। पूरे देश को इस महामारी से मिलकर के लड़ाई लड़नी है, और इसलिए चुनावी मोड से बाहर निकलिए, अपनी पार्टी को इस मोड से बाहर निकालिए। मैं आप आवाम को और जनता को कह रही हूं, विशेष करके अपने नौजवानों को कह रही हूं, जो आने वाली बेरोजगारी को झेलेंगे, जिनके शिक्षा के बजट घटा दिए गए हैं, जिनको रोजगार के साधन अब कम हो जाएंगे, उनको भी मैं बता रही हूं। 80 लाख के करीब गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारे देश के लोग काम करते हैं, रेवेन्यू कमा के भेजते हैं, और ट्रोलिंग करने वाले जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, इनके वहां भी कुछ दोस्त काम करने वाले वहां भी ट्रोलिंग में इनके साथ शामिल हुए, वहां से बैठे ट्रोलिंग कर रहे थे इस हिंदू मुस्लिम जहर को फैलाने के लिए। और आपको मालूम है कि वहां के स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया है कि हमारे ही देश में आके काम करोगे, यहां रोजी रोटी करोगे, और इस सरजमीन के ऊपर से अपने ही देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यहां बैठ करके जहरीले ट्रोलिंग करोगे, ट्वीट्स करोगे। तो हम इस पे नजर रख रहे हैं, हम आपको यहां फिर काम नहीं करने देंगे। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिमों के ऊपर, उन्होंने कहा आपके अपने देश के मुस्लिम, आपके नागरिक, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसका फॉल आउट सोच सकते हैं। वो जो 80 लाख लोग वहां काम करते हैं, ये तो ज्यादा गिनती थी। वहां गल्फ की डिस्टर्बेंस के चलते हुए वहां से बहुत लोग काम छोड़ के उसको भागना पड़ा। ईरान से बहुत से लोग वापिस आए, सीरिया की क्राइसिस के चलते बहुत से लोग वापिस आए, नहीं तो इससे भी ज्यादा लोग उस साइड में काम करते हैं। मौजूदा गिनती 80 लाख के आसपास है। इसमें से 30 लाख जो है अकेला यूनाइटेड अरब एमिरेट में है, और प्रधानमंत्री वहां के सुल्तान से भी मिलके आए थे। वहां की प्रिंसेस ने क्या कहा है? इन देशों के स्कॉलर्स ने तो कहा ही है। वहां की प्रिंसेस को एक ट्रोलिंग करने वाले को ट्वीट करके कहना पड़ा कि इस जहरीली भाषा को बंद कीजिए हमारे मुल्क में बैठ करके। वहां की प्रिंसेस को कहना पड़ा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कहना पड़ा। और उसका फल क्या होगा? क्या वो केवल वो 80 लाख हैं? वो अपने परिवार के लिए रोटी कमाने गए हैं। उन 80 लाख के पीछे यहां पर परिवार हैं, उतने ही लाख परिवार हैं जिनके घर में रोटी चल रही है, और इन 80 लाख में बहुमत हिंदू है, मुस्लिम कम है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ देश की इकोनॉमी का बंटाढार हो रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि एशिया के देशों की शायद जीडीपी 0% रह जाएगी, और गरीबी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हमारी इकोनॉमी की पतली हालत पहले से थी, नोटबंदी के दौरान से थी, जीएसटी के चलते हुए बढ़ गई। सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद इनकी नीतियों ने बेरोजगारी को और बढ़ा दिया। अभी तो साल भी नहीं हुआ इनकी सरकार को बैठे हुए। ऐसे हालात के अंदर जब इकोनॉमी पहले ही शटर्ड है, ऐसी स्थिति के अंदर इस पेंडेमिक के चलते हुए लोगों का रोजगार चला गया है, लोग गरीबी की हालत में हैं, सरकार को बड़े बड़े पैकेज देने की जरूरत है। उस सिचुएशन में भी आप हिंदू मुस्लिम कहते रहिएगा। और मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे नाज है एआईएसएफ के कन्हैया के ऊपर, जिसने ये ट्वीट किया कि अगर ऐसे मुश्किलों के दौर में भी अगर आप इस तरीके की नफरतें फैलाते हैं तो मुझे आपके इंसान होने पे शक है। आपके ट्रोलर्स को तो समझ में नहीं आता। हमारा एक फौजी सैमुद्दीन
25 साल तक हिंदुस्तान की फौज में सेवा किया, उससे रिटायर हुआ हरियाणा के अंदर। बाद में रिटायरमेंट के बाद वो एसपीओ के कामकाज में था। लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसने कहा कि मैं भी लॉकडाउन को लोग लागू करें, मैं उस काम में जुटना चाहता हूं ताकि बॉर्डर के अंदर, गांव के बॉर्डर के अंदर लोग नहीं घुसे और अपने गांव के लोग आए, मैं भी उस ड्यूटी को दूंगा। उसके ऊपर हमला किया गया, उसको जख्मी करके हॉस्पिटल में भेजा गया। और इस तबलीगी की घटना का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम करने वाला जो विवाद खड़ा किया गया, इस घटना से पहले किसी जगह से शिकायत नहीं आई थी कि मुस्लिम मजदूरों ने यह कहा हो कि हमें कह दिया गया तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे को खाना नहीं बांटेंगे, तुम्हारे को राशन नहीं बांटेंगे। लेकिन इतना जहर फैलाया गया कि अब फिर हमारे पास ये कंप्लेंट्स पहुंची कि अब हमें ये खाना नहीं दिया जा रहा है, आप लोग हमारा इंतजाम करो, ट्रेड यूनियंस करें, सामाजिक संस्थाएं करें। ये कहां पहुंचा दिया आपने हमको। राइस टीवी, सच सबसे आगे।